नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का द बिहार स्टडी में। आज के इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली यानी द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये टॉपिक आपकी यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी और दूसरे स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से हर एक बिंदु को समझना जरूरी है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण नदी प्रणाली की गहराइयों को समझते हैं। बिल्कुल। हम आज ब्रह्मपुत्र के उद्गम से लेकर उसके सागर में मिलने तक की पूरी यात्रा को कवर करेंगे। हम इसके अलग अलग नामों, इसकी प्रमुख विशेषताओं और सबसे ज़रूरी इसकी सहायक नदियों को भी समझेंगे, जहां से परीक्षा में सवाल बनने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा है, जिसमें सिंधु और गंगा नदी प्रणालियां भी शामिल हैं। अब सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्गम भारत में है ही नहीं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये एक ट्रांस बाउंड्री नदी है, मतलब ये एक से ज्यादा देशों में बहती है। और इसकी लंबाई के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं? ये भी परीक्षा के लिहाज से एक जरूरी तथ्य है। स्रोत के अनुसार इसकी कुल लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में ये केवल 885 किलोमीटर ही बहती है। ये एक ऐसा बिंदु है जो विद्यार्थियों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। हाँ, और यहीं से सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जवाब गंगा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जल की मात्रा वॉल्यूम के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जवाब ब्रह्मपुत्र होगा। अच्छा, ये बारीक सा अंतर प्रतियोगी परीक्षाओं में रैंक तय कर सकता है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम। तिब्बत में जहां से ये निकलती है, इसे सांगपो कहा जाता है ना? सही कहा। सांगपो का अर्थ होता है शोधक, यानी द प्योरीफायर। इसके बाद यह भारत में प्रवेश करती है। भारत में यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है और वहां इसे दिहांग या सियांग नाम से जाना जाता है। और असम में पहुंचने पर ही इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम ब्रह्मपुत्र मिलता है। यहां से इसकी यात्रा और भी रोचक हो जाती है जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम बदलकर जमुना हो जाता है। यहाँ विद्यार्थियों को यमुना और जमुना में कंफ्यूज नहीं होना है। ये दो अलग नदियां हैं। बिल्कुल। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश में ग्वालंडो नाम की जगह पर जमुना यानी हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का संगम होता है। इस संगम के बाद जो संयुक्त धारा बनती है, उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। पद्मा, हाँ। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले इसकी अंतिम मुख्य सहायक नदी मेघना इससे मिलती है और फिर ये मेघना के नाम से ही सागर में विलीन हो जाती है। हाँ, एक मिनट। तो मतलब सांगपो से दिहांग, फिर ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना, पद्मा और आखिर में मेघना। कमाल है। ये क्रम याद रखना तो बेहद जरूरी है। जी बिल्कुल। सांगपो, दिहांग सियांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, पद्मा और मेघना, ये पूरा क्रम है। अब बात करते हैं कि ये नदी कुल कितने देशों से होकर बहती है। ये भी एक सीधा सवाल हो सकता है। स्रोत बताता है कि ये 4 देशों में बहती है। तिब्बत, जो अब चीन का हिस्सा है, भूटान, भारत और बांग्लादेश। अक्सर विद्यार्थी इसमें भूटान को भूल जाते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसकी कुछ अनोखी विशेषताओं पर आते हैं। यहां से भी प्रश्न निश्चित तौर पर बनते हैं। पहला है माजुली द्वीप। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, मतलब इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड। इसे 2016 में असम का एक जिला भी घोषित किया गया था और ये यूनेस्को द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। एक द्वीप जो खुद एक जिला है, ये तो सच में अनोखा है। यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी या रेड रिवर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में लाल मिट्टी का तलछट मतलब सिल्ट बहा कर लाती है। अच्छा, इसी वजह से इसका पानी लाल दिखता है, खासकर बाढ़ के समय। अच्छा, और अंत में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। हम अक्सर इसे सिर्फ गंगा नदी से जोड़ते हैं। बिल्कुल।
जबकि ये एक साझा प्रयास है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इसका ज्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा भारत के पश्चिम बंगाल में। तो अब हम इस चर्चा के सबसे जटिल लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज। पहले यह समझना होगा कि दाएं किनारे मतलब राइट बैंक और बाएं किनारे मतलब लेफ्ट बैंक की सहायक नदी का निर्धारण कैसे होता है। इसका एक बहुत सरल तरीका है। जिस दिशा में नदी बह रही है, आप उसी दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। आपके दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के मामले में जो तिब्बत से अरुणाचल और फिर असम की ओर बहती है, उसका दाहिना और बायां किनारा उसी के अनुसार तय होगा। एकदम सही। तो स्रोत में कुछ प्रमुख राइट बैंक सहायक नदियों का उल्लेख है, सुबनसिरी, तीस्ता, तोड़सा और मानस। और कुछ प्रमुख लेफ्ट बैंक सहायक नदियां हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कलांग। हाँ, पर यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। सहायक नदियों की सूची को लेकर अलग-अलग वेबसाइट्स और किताबों में अक्सर थोड़ा बहुत मतभेद पाया जाता है। अच्छा, ये तो एक बड़ी समस्या है। हाँ, कुछ नदियां कहीं राइट बैंक में दी होती हैं तो कहीं लेफ्ट बैंक में। इसलिए विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे किसी एक मानक स्रोत जैसे एनसीईआरटी या किसी विश्वसनीय एटलस का ही पालन करें। परीक्षा में विवादित प्रश्नों से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो मुख्य और प्रसिद्ध सहायक नदियां हैं जैसे तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, लोहित, इनकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। ये बहुत काम की सलाह है। तो आज हमने ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से जुड़े लगभग हर उस महत्वपूर्ण तथ्य को समझा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। हमने इसके उद्गम, इसके विभिन्न नामों, इसकी अनूठी विशेषताओं और इसकी सहायक नदियों पर विस्तार से बात की। ये निश्चित रूप से एक व्यापक चर्चा थी। अब जाते जाते विद्यार्थियों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से होकर गुजरती है।